गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है यूरोप में पुनर्जागरण। ये विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हम आज यूरोप पुनर्जागरण का अर्थ, स्वरूप और प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। पुनर्जागरण शब्द फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से बना है, जिसका अर्थ होता है नवजीवन या पुनर्जागरण। यह एक बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना थी जो 13वीं शताब्दी के यूरोप में मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में परिलक्षित हुई। तो रेनेसा क्या था या पुनर्जागरण क्या था? यूरोप में मध्यकालीन समाज में परंपरागत रूढ़ियाँ और संकीर्णताएं थीं, और उनके विरुद्ध जो एक अहिंसक शांतिपूर्ण जो आंदोलन हुआ, यह सांस्कृतिक बौद्धिक जो चेतना उत्पन्न हुई, उस चेतना ने यूरोप के समाज को मध्यकालीन जड़ता से निकालकर नए काल में, नए युग में प्रवेश दिया। उसे ही हम रेनेसा या पुनर्जागरण कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इटली के नागरिक जॉर्जियो वेसारी ने किया था। इसमें मूर्ति स्थापत्य कला में जो नई स्थापत्य शैली का विकास हुआ था, उसके रूप में इस पुनर्जागरण के शब्द का प्रयोग किया। और उनकी जो पुस्तक थी वो थी लाइव्स ऑफ द इटालियन आर्टिस्ट। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी विद्वान दिदरो ने अपनी पुस्तक ज्ञानकोश में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया। और 14वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य ये जो प्रेरणा थी ये मुखर हो चुकी थी, या पुनर्जागरण मुखर रूप में परिलक्षित हुआ। ये एक बौद्धिक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर मध्ययुगीन बौद्धिक और नैतिक जड़ता को समाप्त किया और आलोचनात्मक और अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों को जन्म दिया। जहाँ मध्यकालीन समाज धर्म और परंपराओं में जकड़ा हुआ था, कई तरह के बंधनों में जकड़ा हुआ था, इस बौद्धिक उदार चेतना ने मध्यकालीन समाज को उस पारंपरिक संकीर्णताओं से बाहर निकाला और उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया। इसीलिए इसका नाम दिया गया है पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं थी? पुनर्जागरण की सर्वप्रथम जो महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी स्वतंत्र चिंतन का विकास। पहले जहाँ परंपरागत समाज में स्वतंत्र चिंतन को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन पुनर्जागरण के फलस्वरूप यह पुनर्जागरण एक ऐसी प्रेरणा थी जिसने व्यक्तियों में स्वतंत्र चिंतन को उत्पन्न किया। दूसरा, मानव के स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास। पहले जहाँ धर्म और ईश्वर को ही सर्वप्रमुख माना जाता था, अब मानव के विकास को, उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास को अधिक महत्व दिया गया। मानववाद यानी मानव की समस्याओं का अध्ययन, मानव को अधिक सुखी करने का जो प्रयास था वो मानववाद कहलाता था। तो पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी मानववाद। मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना और उसके महत्व को स्वीकार करना, उसके जीवन को अत्यधिक समृद्ध और उन्नत बनाने का जो प्रयास था वो हुआ। देसी भाषाओं का प्रयोग। मध्यकालीन समाज में जो भी साहित्य लिखा जाता था उसमें लैटिन और ग्रीक भाषाओं का ही प्रयोग होता था और अन्य देसी भाषाओं के प्रयोग को असभ्य माना जाता था। लेकिन पुनर्जागरण की विशेषता थी कि पुनर्जागरण कालीन साहित्य में देशी भाषाओं का प्रयोग किया गया ताकि जन सामान्य तक पुनर्जागरण को पहुंचाया जा सके। कला के क्षेत्र में विकास हुआ। कला में स्थापत्य, मूर्तिकला, संगीत और चित्रकला सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण का प्रभाव परिलक्षित हुआ। विज्ञान के क्षेत्र में नवीन खोजें की गई, क्योंकि पहले मध्यकालीन समाज में विज्ञान को इतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में विज्ञान में पुनर्जागरण के बाद जब ज्ञान को अधिक महत्व मिला तो विज्ञान के क्षेत्र में भी विकास हुआ। साहित्य का विकास हुआ। साहित्य में देशी भाषाओं का प्रयोग हुआ और साहित्य जहाँ पहले धर्म आधारित साहित्य था, ईश्वर पर आधारित साहित्य था, अब धर्मेतर साहित्य का भी इसमें विकास हुआ, जिसमें जन साधारण को महत्व दिया गया। भौगोलिक खोजें हुई। इस प्रकार से ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये एक महत्वपूर्ण ये कारण था कि पुनर्जागरण जो था मध्यम वर्गीय था। मध्यम वर्ग का उदय होता है पुनर्जागरण काल में, और वही वर्ग इस पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करता है, अहिंसक या नेतृत्व प्रदान करता है। ये एक अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन था जिसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि इसमें किसी भी धर्म को से परे रहकर इसमें पुनर्जागरण को महत्व दिया गया था। अब है पुनर्जागरण के क्या कारण रहे थे।
तो पुनर्जागरण के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसको जो है इसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो पुनर्जागरण का जो पहला कारण था, पुनर्जागरण कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, अनेक घटनाओं, विचारों के परस्पर संपर्क तथा आदान प्रदान का सामूहिक परिणाम था। इसके लिए उपयुक्त परिस्थितियां निम्नलिखित कारणों के परिणाम स्वरूप बनी। जैसे कि प्रथम था धर्म युद्ध। जेरूसलम जो कि एक पवित्र स्थल था, तुर्कों और ईसाइयों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण जो पवित्र स्थल था, इस पर अधिकार के लिए तुर्कों और ईसाइयों के मध्य युद्ध हुआ, जिसके फलस्वरूप यूरोपवासी जो थे या ईसाई जो थे वह तुर्कों अरबों के संपर्क में आए, और जो अरबों ने यूनान और भारत से जो ज्ञान प्राप्त किया था, तो वही ज्ञान अब यूरोपवासियों को मिला और उनकी नैतिक जड़ता समाप्त हुई और उन्होंने कई तरह की चीज़ों को, कई तरह की नई ज्ञान को प्राप्त किया। जैसे उन्होंने गणित, कंपास बनाने की कला आदि सीखी। दूसरा था व्यापारिक और वाणिज्यिक समृद्धि। बढ़ती व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों से जहां एक और धनी मध्यम वर्ग का विकास हुआ, वहीं नए नगरों जैसे कि इटली में सर्वप्रथम नगर बने थे वेनिस, मिलान, लॉरेंस, फ्लोरेंस आदि का विकास हुआ। इन व्यापार केंद्रों पर एकत्रित विभिन्न देशों के व्यापारी, अलग अलग देशों से जो व्यापारी आते थे यूरोप के, उन्होंने विभिन्न आदर्शों, परंपराओं, जीवन शैली, अवधारणाओं, विचारों तथा संस्कृति से आपस में जो था आदान प्रदान हुआ, और इन विचारों के आदान प्रदान से संपन्न व्यापारी वर्ग ने, कलाकार और विद्वानों ने कला के विकास और ज्ञानार्जन को भी प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार से व्यापारिक वाणिज्यिक समृद्धि ने भी पुनर्जागरण का कारण बनी। फिर प्रेस और मुद्रण का कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य है। कस्तुनतुनिया जो कि इसको हम आधुनिक रूप से इस्तांबुल कहते हैं, इस पर तुर्कों के अधिकार होने से पूर्व ईसाइयों का अधिकार था, और जब कस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो यहाँ से अधिकांश जो ईसाई विद्वान थे और दार्शनिक थे वो यहाँ से चले गए, और वो इटली में चले गए वहाँ पर अपना, जिसमें वो रोमन का जो विपुल साहित्य था वो भी अपने साथ लेकर चले गए। एक व्यक्ति कार्डिनल बेसरियन नाम का एक व्यक्ति था, वो 800 पांडुलिपि अपने साथ इटली से मतलब अपने साथ लेके आया इटली में। इस प्रकार इटली में एक नवीन चिंतन और ज्ञान को प्रोत्साहन मिला। फिर था अरब प्रेस और मुद्रण का विकास। 13वीं शताब्दी में मंगोलों के माध्यम से यूरोप ने कागज निर्माण कला का ज्ञान प्राप्त किया, और 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के गुटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का आविष्कार किया। इससे बौद्धिक विकास तथा ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। पुस्तकों का प्रकाशन सहज और कम मूल्य पर संभव हो गया। ज्ञान पर से विशिष्ट लोगों का एकाधिकार समाप्त हो गया, और पुस्तकों में ऐसा लिखा है ऐसा कहकर लोगों को बरगलाया नहीं जा सका, गुमराह नहीं किया जा सका, क्योंकि व्यक्ति अब चूँकि जो साहित्य था वो अधिकाधिक क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया था, इसलिए लोग स्वयं पढ़ने लगे, और पढ़ने के बाद अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और कट्टरवाद जो था वो कमज़ोर होने लगा। व्यापारिक समृद्धि के कारण और कस्तुनतुनिया पर तुर्कों के आधिपत्य होने से एक नए भौगोलिक और वैज्ञानिक भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, और इसी प्रकार से नए नए आविष्कारों को भी विज्ञान के क्षेत्र में नई उन्नति हुई। सामंतवाद जो था वो अब कमज़ोर पड़ गया। पहले जो राज्य छोटे छोटे उसमें बटे हुए थे राज्यों में, साम्राज्य जो था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ होता है, और ये छोटे छोटे राजाएं सामंतों के अधीन थे, उपराजाओं के अधीन थे, जिससे केंद्रीय सत्ता कमज़ोर थी, और राज्यों में सामंत अपनी मनमानी करते थे, समानता शासन चलाते थे। तो इसमें ये जो 13वीं शताब्दी के मध्य का जो युग था ये अंधकार का युग था, क्योंकि इसमें सामंतवाद का प्रभाव था। लेकिन पुनर्जागरण के बाद सामंतवाद के प्रभाव कमज़ोर हो गया। मध्यम वर्गीय मतलब व्यापारी वर्ग ने नए नगरों के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार से यहाँ एक नई पुनर्जागरण का नया जो था कॉन्सेप्ट आया। पुनर्जागरण का जन्म इटली में ही क्यों हुआ? पुनर्जागरण का जन्म इटली में होने के कई कारण थे, क्योंकि इटली में बड़े नगर थे, वहाँ पर उदारवादी नवोदित व्यापारी वर्ग था जो स्वतंत्र चिंतन और स्वतंत्र विचारों का समर्थक था। दूसरी, इसकी भूमध्य सागर में अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति होने से विदेशी व्यापार के लिए भी अनुकूल था, और मतलब एक तरह से भौगोलिक अवस्थिति इसकी इस प्रकार से थी कि विदेशी व्यापार को भी प्रोत्साहन मिला, और स्वतंत्र विचारों को भी मध्यम वर्ग के माध्यम से
स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन मिला। जब ये पूर्व के संपर्क में आए अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, तो वहाँ से इटली के दृष्टिकोण पर व्यापक असर पड़ा। विदेशी व्यापार हमने पढ़ ही लिया। प्राचीन रोमन सभ्यता का स्थल था। इटली पहले से ही रोमन सभ्यता का जन्म स्थल रहा है, इसलिए यह प्राचीन रोमन संस्कृति पुनर्जागरण के लिए प्रेरणा का केंद्र बनी, प्रेरणा का मार्ग बनी। सर्वप्रथम दांते की रचनाओं में ही ऐसी प्रेरणा चिन्ह दिखाई देते हैं। जो दांते था वो इटली के निवासी था और उन्होंने अपने साहित्य में पुनर्जागरण को जगह दी। ईसाई धर्म का प्रमुख केंद्र रहा था और यहाँ के जो कुछ पोप थे, पादरी थे, वो पुनर्जागरण की भावना से अनुप्राणित हुए। पोप निकोलस ने वेटिकन में एक पुस्तकालय की स्थापना की और सेंट पीटर चर्च का निर्माण करवाया। इस प्रकार से पोप ने भी कुछ पोप जो थे उन्होंने इस प्रकार पुनर्जागरण को प्रोत्साहन दिया इटली में। इसलिए इटली का जो था, इटली में हुआ पुनर्जागरण का जन्म। धार्मिक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक ज्ञान को महत्व दिया गया, क्योंकि यहाँ पर नए नगरों का विकास हुआ, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ी और व्यापारिक वाणिज्यिक गतिविधियों के बढ़ने से व्यापारी वर्ग ने नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा दिखाई। जिसमें अब पहले धार्मिक शिक्षा को महत्व दिया जाता था, अब उसी का स्थान व्यावसायिक शिक्षा ने ले लिया, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो जाने से ईसाई जो थे वहाँ से चले गए और वो इटली आ गए। और जहाँ कस्तुनतुनिया में पहले जो यूनान का जो साहित्य था वो सभी कहाँ पर आ गया, इटली में आ गया। इस प्रकार से, क्योंकि वो अपने साथ में बड़ी मात्रा में इटली का जो साहित्य और अपने विचारों को लेकर आए थे, तो इस प्रकार से इटली में ही पुनर्जागरण का जन्म हुआ। आगे इसके प्रभाव उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।